हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड डिटेल में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको सब ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एंड न्यू सेशन के लिए कुछ एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं, तो जरूर एंड तक देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। इनकम मेथड के कुछ अदर नेम्स भी है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। क्या होता है इनकम मेथड? यहाँ पे हम देश की डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए जो भी सोर्स है, डिफरेंट सोर्स है इनकम का। कोई सैलरी से कमाता है, कोई रेंट से कमाता है, कोई बिजनेस के प्रॉफिट से कमाता है, या फिर किसी का सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का काम है, शॉप है या फिर खुद का क्लिनिक है। तो अलग अलग कैटेगरी के जो भी सोर्सेज है उन सबको ऐड कर देंगे ताकि हमें डोमेस्टिक इनकम मिले। अब कैटेगरी 1 हो गई वर्किंग क्लास, ठीक है, दैट इज सैलरी, वेजेस, ये सब। तो पहली कैटेगरी में आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड कैटेगरी हो गई बिजनेस से या फिर रेंटल इनकम, तो उसको हमने बोल दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका अदर नेम भी है ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड थर्ड कैटेगरी हो गई जो खुद का काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी खुद की शॉप है या फिर खुद का क्लिनिक है, ठीक है। इंडिया में मोर देन 50% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो थर्ड कैटेगरी हो गई सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन सब कैटेगरी को ऐड कर देंगे तो हमें इन टोटल क्या पता चल जाएगा, हमारी डोमेस्टिक इनकम, हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम क्या है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम इजीली निकाल सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट जो COE है इसमें क्या क्या आता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। डोमेस्टिक इनकम समझ आ गया, 3 कैटेगरी में सबको ऐड कर देंगे एंड डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलेगा, इसके कुछ फॉर्मूलेज है। तो 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया। पहला हो गया वेजेस इन कैश, सेकंड है वेजेस इन काइंड एंड थर्ड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जब ये सब ऐड हो जाएगा तो हमें COE मिल जाएगा। वेजेस इन कैश में क्या क्या आ जाता है, इन कैश जो भी वेजेस है, जो भी सैलरी हो गया, बोनस, वेजेस एंड कमीशन, डियरनेस अलायंस, ये सब हमारा वेजेस इन कैश का पार्ट है। वेजेस इन काइंड में क्या क्या आ गया, अगर फ्री मेडिकल सर्विस है जो ऑफिस की तरफ से मिली है या फिर फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए मिलती है, तो ये सब आ गया हमारा वेजेस इन काइंड में। एंड थर्ड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए प्रोविडेंट फंड में पैसे साइड में रख दिए या ग्रेचुटी फंड में रख दिए जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे या जब भी आप फॉर्म से जाते हो तब मिलते हैं, तो ये सारा पैसा हमारी सैलरी का ही पार्ट होता है जो हमें बाद में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड हो जाएगी तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएगा। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को अच्छे से समझना, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब कुछ ऐड हो जाएगा तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। प्रॉफिट को 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब अगर तुम्हें प्रॉफिट दे रखा होगा तो सीधा सीधा वो ही लेना है, इसकी कैटेगरी में जाना ही नहीं है क्वेश्चन में, चाहे कुछ भी लिखा हो। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो प्रॉफिट को निकालेंगे और उसको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में ऐड कर देंगे सब में, और हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। तो COE इजी है। और अब ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। और जो प्रॉफिट है उसको हम इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल देते हैं। और प्रॉफिट को 3 कैटेगरी में बांट दिया, दैट इज डिविडेंड, रिजर्व एंड सरप्लस एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अब डिविडेंड का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, शेयर होल्डर्स में। और रिजर्व एंड सरप्लस के बहुत सारे अदर नेम्स है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर या फिर रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके नेम्स हो गए। और प्रॉफिट जो टैक्स था हमारा, थर्ड पॉइंट था कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स, इसके ये कुछ नाम्स हो गए।
तो सबको तीनों को ऐड करके हमें प्रॉफिट मिल जाएगा और वो ही हम ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर डिविडेंड भी दे रखा है क्वेश्चन में और प्रॉफिट भी दे रखा है तो तुम्हें डिविडेंड को इग्नोर करना है, तुम्हें बस प्रॉफिट को लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सीओई क्लियर हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर हो गया। सीओई में भी ध्यान रखना, अगर वेजेस इन कैश और काइंड दे रखा है और सीओई खुद भी दे रखा है तो हम सबको इग्नोर कर देंगे और ओनली सीओई ले लेंगे। ठीक है, तो सीओई हो गया, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट के तीन पार्ट्स, तीनों दे रखे, तीनों को ऐड करना है, प्रॉफिट आ गया। अब देखो हमने सैलरी को कवर कर दिया, हमने जो प्रॉफिट कंपनी से कमाते हैं या रेंट से कमाते हैं उन्हें भी कवर कर दिया। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि शॉपकीपर हो गया या फिर जिसने अपना खुद के क्लिनिक में काम खोला है, वो सब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको थर्ड कैटेगरी में हमने डाल दिया, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम ऐड हो जाएगी सीओई में और ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो हमें हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी कि हमारे इंडिया में या फिर जिस भी देश के आप कैलकुलेट कर रहे हो डोमेस्टिक इनकम क्या है। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो हिंदुस्तान के लोगों ने कमाया और उससे क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। अब ये कॉन्सेप्ट NFIA का मैंने पार्ट 2 वीडियो में भी डिस्कस करा है, तो जरूर देख के वहां से कवर कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था इनकम मेथड का ये डिस्कस करते हैं, फिर प्रिकॉशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड पे आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2018 के एग्जाम्स में आया था। इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 6 मार्क का क्वेश्चन कैसे इजीली 2 मिनट्स के अंदर हो सकता है, ध्यान से देखना। इससे पहले इनकम मेथड के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और कॉपी में लिख लेना जो भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी एक ट्रिक ये रहेगी कि जो भी इनकम मेथड का फॉर्मूला है दैट इज सीओई प्लस RRIP लिख लेना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसी में ऐड कर देना मिक्स्ड इनकम, तो हमारे पास आ जाएगा NDPFC। ये ट्रिक है, जब भी क्वेश्चन करो तो उसे ऐसे लिख लेना, इससे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। अभी हमने ये लिख लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो दैट इज RRIP। ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो सीओई क्या है, क्वेश्चन में जो भी सीओई है 2000, हमने 2000 सीओई लिख दी। ठीक है, उसके बाद रेंट और इंटरेस्ट कितना है 800, वो लिख दिया। उसके बाद प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया था, डिविडेंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो ये प्रॉफिट के साथ लिख दिया। रेंट और इंटरेस्ट हो गया है हमारा, और प्रॉफिट के साथ क्या आ जाएगा 460 प्लस हमारा डिविडेंड 940 प्लस हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, तो ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन में जो ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है ना 3 नंबर में, ये निकल गया हमारा सारा। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है डोमेस्टिक इनकम, तो अब उसके लिए हमें मिक्स्ड इनकम चाहिए 200 की, और हमारी डोमेस्टिक इनकम भी आ जाएगी दैट इज सीओई प्लस RRIP दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम 200 की, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम NDPFC। इतना जल्दी ये क्वेश्चन हो सकता है अगर साइड में बस सीओई प्लस RRIP एंड MI लिख दो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन 6 मार्कर्स, ओनली लेस देन 2 मिनट में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक और इसका ही क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैंने पहले से लिख रखा है इसके अंदर, अब इजीली ये क्वेश्चन भी तुमसे हो जाएगा। सबसे पहला हमारा आ गया सीओई, फिर आ गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन मिक्स्ड इनकम एंड देन NDPFC दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2000 दिल्ली का 2019 का क्वेश्चन है, ये भी लेस देन इन 2 मिनट्स हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ऐसे लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है मिक्स्ड इनकम निकालनी है दैट इज दिस, तो इसको x ले लिया। ठीक है,
फिर क्वेश्चन में हमेशा जब भी कोई बीच की चीज निकालनी है, दैट इज ये या फिर ये कुछ भी ऐसा इन बिटवीन एक्स लेके निकालना है, तब हमेशा डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम कुछ ना कुछ दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है नेशनल इनकम, उसी को लेके क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। नेशनल इनकम मींस व्हाट? एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी से एनडीपीएफसी में कैसे जाते हैं? नेशनल से डोमेस्टिक में। माइनस कर दो एनएफआईए, कितना है? एनएनपीएफसी 71,000, उसमें से माइनस कर दिया एनएफआईए दैट इज 1000 का, तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? 70,000। ठीक है, 70,000 आने के बाद हमें एक्स निकालना है, बहुत इजीली हो सकता है। सीओई देखो क्या दे रखा है, कहीं डायरेक्ट सीओई दे रखा है? नहीं ना, तो वेजेस एंड सैलरी ले लेंगे 15,000 की। ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा दे रखा है 30,000। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, बट जब सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे रखा है दैट इज RRIP, तो हमें प्रॉफिट का क्या करना है? सब इसमें ही है। तो यहाँ पे हमारा एक्स कितना निकल जाएगा? एक्स 25,000 आ जाएगा। 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक्सपेंडिचर का एक और क्वेश्चन निकालना है, एक्सपेंडिचर का भी है, ये हम आगे करेंगे एक्सपेंडिचर के बाद। तो इनकम मेथड क्लियर हो गया कि कैसे ये लिख लिया और आंसर 1 सेकंड में आ गया। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी हो गया। अब ये चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन इस साल वालों के लिए आने वाले हैं, तो ये ट्रिक से इजीली एमसीक्यू 1 मिनट में हो जाएगा। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, पहली चीज यही याद रखनी है कि फैक्टर इनकम ही आएगी, दैट इज मेहनत की कमाई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में मिक्स इनकम, ये सारी मेहनत की कमाई है, तो यही आएगी। अगर आपको कोई ट्रांसफर इनकम मिल रही है, किसी से गिफ्ट मिल रहा है या फिर किसी ने आपके लिए स्कॉलरशिप दे दी, वो सब नहीं आएगा। ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम मैंने पार्ट 3 में डिस्कस किया है, वो जरूर देखना ना, ये क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास पहली प्रिकॉशन क्या हो गई? फैक्टर इनकम ही आती है, ट्रांसफर इनकम नहीं आती है। सेकंड प्रिकॉशन क्या हो गई है? सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, ओनली इसका कमीशन या ब्रोकरेज आएगा। थर्ड प्रिकॉशन, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं उनका सेल परचेज नहीं आएगा, क्योंकि ओनली ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसीलिए सेल परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर नहीं आएगा। बट अगर इस पे किसी ने ब्रोकरेज कमाया है तो वो आएगा, तो ब्रोकरेज आएगा बट सेल परचेज नहीं आएगा। फोर्थ हमारे पास, फोर्थ प्रिकॉशन, विंडफॉल गेन, अगर किसी की लॉटरी लग गई या फिर कोई लॉटरी से जो भी पैसा कमाते हैं, ये सब हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है, ये सब हमारी मेहनत की कमाई नहीं है, तो विंडफॉल गेन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग्स है तो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स नहीं आती है, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ है। एंड अगर इम्प्यूटेड रेंट है तो इम्प्यूटेड रेंट आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा और वो आएगा। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस है, ये याद रखना न्यूमेरिकल्स करते टाइम। और 1 मार्कर क्वेश्चन, इससे एमसीक्यू इजीली बन सकते हैं कि चारों में से कोई भी चीज़ दे देंगे और बोलेंगे आएगा या नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन इजीली बन सकता है। तो अब आगे हम एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करते हैं। इनकम मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सपेंडिचर का अदर नेम क्या है? इनकम डिस्पोजल मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि जितने भी तुम्हारे खर्चे और इन्वेस्टमेंट है सबको ऐड कर दो, तो इनडायरेक्टली तुम्हें अपनी इनकम पता चल जाएगी। अगर पर्सन एक्स है, इसके कुछ खर्चे हैं, 1000 रुपये के खर्चे हैं और इसने इन्वेस्ट कर दिए 2000, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके 3000 की कुछ इनकम है ना। वैसे ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। अब हमारे पास 4 सेक्टर्स है। 4 सेक्टर्स क्या क्या है? पार्ट 1 वीडियो में सर्कुलर फ्लो में मैंने बताया था। हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है एंड फॉरेन ट्रेड है। इन चारों का देख लो खर्चा कहाँ हो रहा है। हाउस होल्ड का खर्चा हो रहा है कंजम्पशन पे, है ना, तो हाउस होल्ड का हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का किधर हो रहा है? गवर्नमेंट के खर्चे पे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, दैट इज फर्म का खर्चा। फर्म का खर्चा कहाँ हो रहा है? इन्वेस्टमेंट पे, तो
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फर्म की इन्वेस्टमेंट को बोल देंगे, और फॉरेन ट्रेड का जो खर्चा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, सारे जो भी सेक्टर्स है हमारे पास सबके खर्चे को ऐड कर दो तो हमें खर्चे पता चल जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से एक्सपेंडिचर मेथड बनाए। पहला इसमें आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड आ गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो फर्म करती है, फोर्थ आ गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये सब ऐड हो जाएगा तो हमें हमारा जीडीपी एमपी मिल जाएगा और इससे हम नेशनल इनकम इजीली निकाल सकते हैं। तो सब कुछ डायरेक्टली दे रखा होता है, हाउस होल्ड इजीली दे रखा होता है क्वेश्चन में, गवर्नमेंट का खर्चा दे रखा होता है, और नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर नेट इंपोर्ट दे रखा हो तो उसे माइनस कर देना, ऐड मत करना। तो ये सब तो इजीली क्लियर हो गया। अब सारी दिक्कत है इसकी थर्ड पॉइंट की, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसे निकलेगा इसको याद रखना, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसी के सारे फॉर्मूले जो हम आगे डिस्कस करते हैं, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हें दे रखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैसे निकल सकता है। पहला तरीका है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अगर नेट है, नेट में तुम ऐड कर दोगे डेब्ट तो तुम्हें ग्रॉस मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक है, निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, अगर फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक होगा ऐड, अगर नेट वर्ड है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। इसलिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ तुम्हें ऐड करना है डेप्रिसिएशन, और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के फिक्स के साथ तुम्हें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। तो इनडायरेक्टली नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया और चेंज इन स्टॉक आ गया। ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस दे रखा है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होगी, बट अगर ग्रॉस फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ को सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ डिटेल में करते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब एक स्टार मार्क चीज़ है जो याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने का एक अलग तरीका है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती है जिससे ये निकलेगा। पहली चीज़, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ थर्ड पॉइंट ऐड कर दीजिए ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों ऐड होंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। फिक्स्ड में ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक तो हमारे पास ये आ जाएगा। आई होप ये पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स है, अगर नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है डायरेक्टली तो वो लिख दो, अगर नहीं दे रखा तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर दो, और अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है तो उसे सीधा माइनस कर दो। अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है वो खुद भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस करके ऐड हो जाएगा। बस यही चीज़ें याद रखनी है और जीडीपी एमपी निकल जाएगा, और जीडीपी से हम नेशनल इनकम इजीली निकाल सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो में आप ज़रूर देख लेना कि जीडीपी से एनडीपी कैसे जाता है या एनएनपीएफसी कैसे निकालते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर के सारे फॉर्मूलेज क्लियर है। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने मिक्स्ड इनकम पहले ही निकाल लिया था इनकम मेथड से मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है कि एक्सपेंडिचर मेथड में भी ऐसे लिख दो
जो भी पैटर्न है हमारा, दैट इज जो भी फॉर्मूला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स और जीडीपी एमपी आ जाता है। ये लिख लिया। अब क्वेश्चन में जब हमें क्या निकालना है, गवर्नमेंट का खर्चा निकालना है, दिस है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जीडीपी एमपी निकाल लेंगे। तो नेशनल इनकम हमें गिवन है 71,000, इसकी हेल्प से हम जीडीपी एमपी पहले निकालते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जीडीपी एमपी निकालना है नेशनल इनकम की हेल्प से। नेशनल इनकम में 71,000 गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, दैट इज माइनस एनएफआईए। और मार्केट प्राइस निकालना है फैक्ट्री के कॉस्ट से, तो प्लस एनआईटी। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा नेम दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके अदर नेम्स, पार्ट 2 वीडियो है, देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन कितना है 3,000 प्लस कर दिया। एनएफआई ये कितना है, माइनस होगा आई गेस 1,000 है, हाँ तो माइनस 1,000 और प्लस एनआईटी, एनआईटी कितना है 2,000, तो प्लस 2,000। ऐसे करके इसको ऐड और माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 75,000, ठीक है। ये आ गया 75,000 जीडीपी एमपी। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गवर्नमेंट का खर्चा। तो गवर्नमेंट के लिए अब यहाँ पे हमने सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख दिया, दैट इज 40,000। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम एक्स लिख देंगे क्योंकि यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। प्लस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितना आ रहा है हमारा 10,000 गिवन है 10,000। और नेट एक्सपोर्ट्स कितना गिवन है 5,000। तो ये हमें 75 निकाल लिया था हमने। और यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 20,000। दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000 का। इजी है क्वेश्चन, 1 सेकंड में 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है अगर फॉर्मूले क्लियर हो। सारे फॉर्मूले एक साथ मैंने लिखे हैं, उन सबको लिख लेना, याद करने की कोशिश करना, याद करना एंड देन जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, पूरा क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें याद रखनी है एक्सपेंडिचर मेथड में। पहली प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा, ये नहीं आता है नेशनल इनकम में, तो नॉट इंक्लूडेड। सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती है एक्सपेंडिचर मेथड में क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव चीज पे खर्चा नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स भी नेशनल इनकम में नहीं आता, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा परचेज ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स, ये भी इंक्लूड नहीं होता, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, अगर खुद पे कुछ खर्चा किया है, प्रोडक्शन पे खुद ने यूज ले लिया वो प्रोडक्ट और खर्चा हुआ है, ये सब इंक्लूड होगा क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव गुड बना है और खर्चा हुआ है, तो ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। तो ये सारे प्रिकॉशन याद रखना न्यूमेरिकल करते टाइम या 1 मार्कर्स के टाइम। अब हम कुछ एमसीक्यू पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है ताकि आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सीओई। अब मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम पार्ट होता है सीओई का। तो यहाँ पे वेजेस इन कैश में था डियरनेस अलायंस बताया था, तो ये हो गया ए, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग में अगर सही से सुना होगा तो आता होगा आंसर। फिर है जीडीपी एमपी और सब्सिडी दे रखा है, जीडीपी एफसी निकालना है। अब देखो एमपी से एफसी में जाना है, जो भी निकालना होता है वो इस साइड लिख दो। और जीडीपी एमपी, एमपी से एफसी में जाना है तो हम माइनस करते हैं एनआईटी, आईटी 0 दे रखा है, सब्सिडी 50 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 में ऐड हो गया 50। ये समझ आ गई बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1000 दे ही रखा है तो 1050 आंसर हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, डिविडेंड,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अब देख लो क्या उसमें से नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, रिजर्व सरप्लस का रिटेन्ड अर्निंग आ गया और डिविडेंड आ गया, तो रॉयल्टी नहीं है, तो रॉयल्टी आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज, ये भी मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, तो ये इजीली हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम, तो ये मैंने सारे नेम्स आपको बता रखे हैं, रिजर्व सरप्लस रिटेन सेविंग, तो सारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी डैश if the purchase of raw material is 1200 and exports and imports are 200, तो सीधा परचेज को ले लेंगे बस, क्योंकि डोमेस्टिक परचेज नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर ओनली 1200 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। आगे है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो बताया था मैंने ये चीज कि विंडफॉल गेन नहीं आते, तो ये तो नहीं आएगा। फिर मिल्क परचेज बाय डेयरी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगा। फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये कंजम्पशन पे जब हम लोन लेते हैं कंजम्पशन के लिए, तो वो ये उसके लिए होता है, उसका खर्चा है, ठीक है, ये भी नहीं आता क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। तो क्या चीज आएगी, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब ये भी चीज मैंने बताई है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नेम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यही दो इसके नाम होते हैं। अगर फिक्स्ड वर्ड आ गया तो उसके अंदर क्या ऐड होता है, चेंज इन स्टॉक, है ना, ये चीज याद रहेगी ना, तभी जाके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ये दोनों नाम नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट ऑल थ्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज, अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है डिविडेंड, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोगों में। रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्योंकि कंपनी के पास रहता है, रिटेन हुआ हुआ, तो डिविडेंड इसका आंसर हो गया। अब है इफ ए फार्मर, ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ ए फार्मर सेल्स व्हीट ऑफ 500 टू मिलर, और वो 700 में बेच रहा है आगे कंज्यूमर, तो टोटल वैल्यू एडेड ऑफ मिलर एंड बेकर, ओनली मिलर एंड बेकर की वैल्यू एडेड पूछा है, तो मिलर का हो जाएगा 700 माइनस 500 दैट इज 200, और बेकर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, 1000 माइनस 700 है ना, तो टोटल कितना आ गया 500। ये क्वेश्चन मैंने वैल्यू एडेड के वीडियो में बताया है, पार्ट 4 वीडियो है वैल्यू एडेड का, जरूर देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th की एक्सपेंडिचर मेथड का कौन सी चीज पार्ट है, तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट पार्ट है, इजीली बता सकते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी इनकम का होता है, मिक्स्ड इनकम इनकम का होता है, सेल्स वैल्यू एडेड की होती है। नेक्स्ट है हमारा जीडी एनडीपी एफसी गिवन है 1500, और उसमें एनएफआईए में 2 अब्रॉड गिवन है। 2 को याद रखना, फ्रॉम नहीं है, जब भी 2 होगा तो माइनस होता है, और नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है। तो डोमेस्टिक में क्या करेंगे, 2 अब्रॉड माइनस कर देंगे, अगर फ्रॉम होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ऐड होगा, तो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, बट अगर 2 अब्रॉड है मतलब खर्चा ज्यादा हुआ है, वो माइनस हो जाएगा, और नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी 1000, ठीक है। एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में ध्यान से सुनो, कैपिटल गेन नहीं आएगा, विंडफॉल गेन नहीं आएगा, बोनस टू एम्प्लॉयज आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीओई, मैंने बताया है ये तीनों इंक्लूड होते हैं, तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता, ये वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। याद रखना, जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता रही थी इनकम मेथड के फॉर्मूले, तो मैंने सीओई में वेजेस इन काइंड, इन कैश एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बोला था। एम्प्लॉयर का हमारे बॉस का खर्चा जो उसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम में करा है, प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं लिखना है। When the entire output is sold accounting year, value of output is will be equal to sales, क्योंकि सब कुछ सेल हो गया, कुछ चेंज इन स्टॉक कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं है, तो वीओ सेल्स के इक्वल हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या बोलते हैं,
ये भी मैंने वीडियो में बताया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई, मिक्स्ड इनकम। ये ऑपरेटिंग सरप्लस ही है इनडायरेक्टली, ये सीओई है और ये मिक्स्ड इनकम है, जो मैं बोलती हूँ न्यूमेरिकल में भी मैंने बोला RRIP, और उसी को इन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस भी बता दिया, और सीओई और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम को भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। क्लियर। नेक्स्ट है GDCF, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ये सारे फॉर्मूले मैंने वीडियो में बताए हैं। फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वो आ जाएगा। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक, ठीक है। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया। तो इजीली ये सारे MCQ हो सकते हैं अगर वीडियो अच्छे से देखा हो। अगर वीडियो में, इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को अच्छे से सुन लेना, लिख लेना सारे फॉर्मूलेज, ताकि इजीली सारे MCQ हो जाए। MCQ बहुत इजी होता है, अभी आपने देखा 1-1 मिनट में 1-1 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अपने आप क्वेश्चन होगा। डरने की जरूरत नहीं है। MCQ ऐसे सोच रहे हैं कुछ बच्चे, मैम MCQ पेपर है, सब कुछ डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल में जैसे पढ़ते हो वैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट अगर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आराम से हो सकता है, जिसने पढ़ा ही नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओ एंड गो थ्रू कर पाओ, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों में, एंड कमेंट्स में आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है ये भी बताना। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मेरे से शेयर करना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।